But I feel that the film is very late in the coming. इन सब्जेक्ट पर फिल्म बनना तो इम्पोर्टेंट है ही, बात होना भी इम्पोर्टेंट है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई करता नहीं है। स्क्रिप्ट के जरिए नहीं आया हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट के जरिए आया हमारे पास। और ये एडवाइस देने वाले हैं कौन? मतलब आप अपने एज एन एक्टर, आप एक्टर हैं और आपको अपना काम करना है। एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि हमारी फिल्म जो है वही आज के हेडलाइंस में आती है। अब बात वहीं पे आ जाती है कि जो बड़े हैं वो सुनना ही नहीं चाहते या फिर दबा दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि कई फैक्टर्स हैं। लेकिन वेयर आर दोज ऑडियंसेस जिन्होंने सेंसिबल सेंसिटिव जो सिनेमा ऑफ सब्सटेंस को भी सपोर्ट किया था और मेन स्ट्रीम सिनेमा को भी सपोर्ट। तो मैंने वो माहौल देखा है इन सब्जेक्ट्स पे, जागरूकता पे, अवेयरनेस पे घर में बातें। एक्टर्स आमतौर पे डर जाते हैं। मुझे पता नहीं कितने दूसरे एक्टर्स के पास ये गए होंगे और कितने लोगों ने इससे। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं अनंत सर और गीतिका मैम फॉर द फिल्म यस पापा। वेलकम टू आवर चैनल सर एंड मैम। थैंक यू। हाय, थैंक यू सो मच। हाय। जो ये टॉपिक है यस पापा, इट्स अ डार्क टॉपिक। ये ऐसी फिल्में बहुत अक्सर नहीं बनती हैं। एंटरटेनमेंट पर्पस जो होता है फिल्मों का, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए भी, एजुकेशनल लेवल पे, और बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सर, क्या लगता है ये फिल्में ओटीटी आने के बाद ज्यादा ऐसे टॉपिक्स लोग उठाने लगे हैं? I would not agree with that, Bhavna, because one, I have a severe allergy to the term OTT. I don't know what it means. I only know that OTT means that some actors do over the top performances, and that's something that gets on my nerves also. So let's call it digital platforms for a change. And uh, and I don't think, no, why? I mean, the new wave started in the 60s with, Yes, a lot of great filmmakers like Vimal Roy and Gulzar and Bashu Chatterjee and Bashu Bhattacharya, Rishikesh Mukherjee. Then came Kumar Sani and Mani Kaul and Shyam Benegal and Govind Nihalani. And of course, I'm only mentioning the Hindi filmmakers yes, in Bengal. करेक्ट। And there were so many more. So I don't think this has been sort of, propelled by some kind of a medium that has come into existence. But I feel that this film is very late in the coming. In fact, I'm surprised that no one really thought about this subject or didn't dare to do this subject. And I'm glad that Saif Hassan has, picked this subject up. And we are fortunate. I think Gitika and me are fortunate to be part of this film because we are trying to portray characters that need to bring awareness to society, both as protagonist and antagonist. And so here we are, and I'm glad that, watching this film made me feel that I was back in that new wave era, which we had lost over the last 2 decades or so. And that's where this film took me. थैंक यू फॉर आंसर करेक्ट। सर। गीतिका मैम, यस, कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे हाँ, सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनना? इन सब्जेक्ट पर फिल्म बनना तो इम्पोर्टेंट है ही, बात होना भी इम्पोर्टेंट है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई करता नहीं है। तो जैसे कि रंग सर ने बताया कि न्यू वेव सिनेमा और जिसको हम आर्ट हाउस सिनेमा भी कहते हैं, वो काफी काफी दशकों पहले शुरू हो चुका था। पर बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यूज इन फिल्मों में कुछ वर्गों के लिए कम होती है, इस वजह से ये फिल्में कम बनती हैं, कम चलती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओटीटी के आने से दोबारा बननी शुरू हुई है, लाइक ही राइटली सेड। इन फैक्ट व्हेन आई वाज वेरी लिटिल, आई रिमेम्बर डीडी 1 बजे के आसपास एक सेक्शन होता था उसका, जो संडे 1 बजे वो एक फिल्म चलाते थे, कन्नड़ा, 12 बजे। मलयालम, तेलुगु। हाँ, 1 बजे, एक दोपहर के 1 बजे उनकी एक फिल्म आती थी हर संडे। अच्छा। एंड मुझे याद भी नहीं कि मैं, आई मस्ट हैव बीन लाइक व्हाट, आई डोंट इवन रिमेम्बर मैं कितने साल की होंगी, शायद 6 7 8, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैंने केतन मेहता की मिर्च मसाला उस टाइम देखी। तो मुझे उस पर्टिकुलर मीडियम ने, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ने और वो जो दर्शाने का तरीका था, इतना हुक किया उस टाइम पे एज अ चाइल्ड ऑल्सो। मुझे लगा ये मीडियम
में ही मुझे कुछ करना है और मुझे इससे बहुत बहुत लगाव हो गया। तो सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट सिर्फ आज नहीं बन रहे हैं और ओटीटी के आने के बाद नहीं बन रहे हैं। ओटीटी अगेन, द लिटरल मीनिंग ऑफ ओटीटी इज ओवर द टॉप, बट या लाइक उसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है, वो मतलब क्यों हम उसे ओटीटी कहते हैं वो हमें पता नहीं है। हालांकि कुछ चीजें ओटीटी पे आजकल ग्लोरिफाइड टीवी जैसे ही हैं। तो ये सब्जेक्ट कह सकते हैं कि फेस्टिवल्स और एक एक तबके के लोग मतलब एक वर्ग इसको ज्यादा पसंद करता है। ये आम मासेस में ज्यादा पसंद नहीं की जाती। पसंद क्या मतलब, चलती नहीं है, या कमर्शियल वैल्यू कम होती है। लेकिन आज बननी शुरू हुई है ये कहना गलत होगा, ये काफी टाइम से बन रही है। इनफैक्ट हम सबके सबके दिमाग पे जो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन जो छोड़ा है, कई फिल्में हैं जो इसी सब्जेक्ट के हैं, जो 70s एग्जैक्टली 80s 90s के दशकों की हैं। सो इस तरह की सब्जेक्ट पे फिल्में बनना जरूरी है और बनती रहनी चाहिए। और लाइक ही सेड दैट हम लोग थोड़े फॉर्चुनेट है कि हम जुड़ पाए इस सब्जेक्ट से। अच्छा। अच्छा मैम और सर, दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा कि जब ये इस फिल्म की स्क्रिप्ट आई होगी आप लोगों के पास, आई एम श्योर आपने जब पढ़ी होगी, सो सबसे पहले दिमाग में क्या आया था इस फिल्म को हाँ कहने का रीजन, वो किक कैसे मिली थी? गीतिका। बोलिए सर, हम वी बोथ नो ईच अदर्स आंसर्स नाउ। तो आप शुरू कीजिए सर। नहीं, I think it was very unanimous, if I may speak on behalf of Geetika, because ये स्क्रिप्ट के जरिए नहीं आया हमारे पास, एक कॉन्सेप्ट के जरिए आया हमारे पास। और सैफ हसन ने हमसे कहा कि वो चाइल्ड अब्यूज पर फिल्म बना रहे हैं। और उस वक्त हमें पता नहीं था कि ये एक बहुत ही जेनरिक सब्जेक्ट है। आई मीन, उसमें क्या कहानी होगी, क्या स्क्रीन प्ले होगा, किस तरह का ड्रामा है, क्या है, हमें पता नहीं था। बट एक एक चीज उन्होंने हमें एश्योर किया कि इसको एक बहुत ही क्लासी वे में पिक्चराइज किया जाएगा, एक बहुत ही ऑथेंटिक एंड इम्पैक्टफुल, येट नॉट क्रूड एंड नॉट सेंसेशनलाइज्ड। और ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि रिस्ट्रेन्ड सिनेमा, अंडरस्टेटेड सिनेमा जो है, मैं उसे बहुत सपोर्ट करता हूँ। और अगर इस तरह का डायनामाइट सब्जेक्ट को लेकर आप उसको रिस्ट्रेन सिनेमा कर सकते हैं और उसको अंडरस्टेट कर सकते हैं, और फिर भी आपके जो बातें हैं वो आप कन्वे कर सकते हैं, तो एक आई आई वुड कंसिडर दैट एन अचीवमेंट। सो एक तो मैंने कभी इस तरह का रोल नहीं किया था पहले, क्योंकि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल, इट्स अ वेरी डिफाइंग रोल। और एक्टर्स आमतौर पे डर जाते हैं। मुझे पता नहीं कितने दूसरे एक्टर्स के पास ये गए होंगे और कितने लोगों ने इससे करने से मना किया होगा, और वो मेरे पास आए, क्योंकि आई डोंट सी माई सेल्फ एज बीइंग द फर्स्ट चॉइस फॉर समबडीज लीड पार्ट, यू नो। आई एम ऑलवेज द लास्ट चॉइस। सो शायद आई वाज लकी कि बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज किया। जैसे जंजीर को बहुत सारे टॉप एक्टर्स ने रिफ्यूज किया, बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज माय जंजीर। आई वुड से दिस इज यू नो एन आई ओपनर, और एक एक्टर के लिए बहुत ही, एटलीस्ट फॉर मी, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, इट वाज नॉट एन ऑर्थोबैक पार्ट। और सो ये सारे बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने इसको, हाँ भाई। ओके। तो मैं सर के बिहाफ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, जो कि आई थिंक ही इज बीइंग मॉडेस्ट और वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि पहले गई और बाद में मेरी जब सैफ से, हमारे जो डायरेक्टर हैं सैफ हाइदर हसन, उनसे जब बात होती थी, तो लाइक आई एम वेरी लकी कि इन लोगों ने ना बोला किसी भी रीजन से बोला, एंड फाइनली आनंद आनंद जी गॉट टू डू। सो हम लोगों के लिए तो अच्छा ही हुआ अगर किसी के पास गई और उन्होंने ना बोला तो, बिकॉज व्हाट ही हैज डन इन द फिल्म आप देखेंगी तो आपको भी पता लगेगा। और जहां तक मेरे पास अप्रोच जिस तरह से की थी सैफ ने, वो एक मैसेज के जरिए की थी। उनको मेरा कोई काम कहीं देखा पसंद आया था, और वो मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बीच में कि मतलब संपर्क टूट गया या बातचीत नहीं हुई। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में रखा कि मुझे कभी ना कभी इस बारे में बात करनी है और कोई कुछ काम करेंगे साथ में। बट इसी फिल्म पे करेंगे ये उनके मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारे एक्टिविटीज चल रही होती हैं जब फिल्म प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन चल रही होती है, तो तब बात नहीं कर पाए। लेकिन अचानक उन्होंने फिर एक पोस्टर देखा और वो ट्रेलर देखा, और उस ट्रेलर के जरिए मेरा जो पहले का काम उन्होंने देखा था वो याद आया, और अचानक उन्होंने मुझे इन द मोमेंट मैसेज भेज दिया कि मुझे
एक स्क्रिप्ट सुनानी है और कब मिल सकते हैं. सो आई टोल्ड हिम ठीक है बट व्हाट इज इट, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा चुनिंदा काम करती हूँ, क्योंकि ऐसी स्मॉल फिश इन अ बिगर पॉन्ड या इस तरह की थ्योरी, मतलब यू नो यू आर देयर फॉर द हेक ऑफ इट इन अ कमर्शियल सिनेरियो, ये वो मेरे लिए रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, प्रोमिनेंट रोल हो. ठीक है, लेंथ फिक्सेशन नहीं है, लेकिन वो फिल्म में कर क्या रहा है, वो फिल्म में कैसी कहानी कह रहा है, उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है कहानी पे, ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी वजह से मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी ना कहने में नहीं चूकती हूँ कि अगर मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं है देन आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. तो ही सेड आप सुन लो एक बार. सो वो एक ऐसा टॉपिक था जो दिल भी दहलाता है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, और उसमें प्रोटैगनिस्ट का रोल करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बहुत अच्छी बात थी. हाँ, स्क्रिप्ट नहीं थी, कॉन्सेप्ट था. तो स्क्रिप्ट इन द प्रोसेस करके उन्होंने हमें सुनाया था कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्क्रिप्ट शेप लेगी. तो इस तरह से उन्होंने क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग रोल्स पसंद करती हूँ और उन्होंने स्ट्रॉन्ग रोल ही देखा था मेरा स्क्रीन पे, इसलिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया और आई एम ग्लैड कि किया. ओके. अनंत सर, अभी आपने अपनी बातों में मेंशन किया कि इस रोल में काफी चैलेंजेस थे, आई एम श्योर रहे होंगे, और ये मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने वाला था कि ऐसे रोल्स बहुत जल्दी एक्टर्स पकड़ना पसंद नहीं करते, या ये कहे कि मैं भी डरते हूँ, या जो भी रीजन होता होगा उनका. इनको एस्थेटिकली शूट भी करना है, अच्छा आपके कैरेक्टर को कैसे दिखाना है, बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे. आपने क्या क्या चैलेंजेस इसमें फेस किए थे इस रोल को करने में? एक तो जैसे मैं हमेशा हमेशा समझता हूँ कि इसका कोई रेफरेंस पॉइंट है नहीं, या एक किसी आदमी या किसी के पास में जाकर पूछ नहीं सकता कि आपने क्या सोचा था जब ने ये किया. जैसे अगर मुझे किसी खूनी का रोल भी करना है तो शायद मैं किसी जेल में जाके किसी से पूछूंगा कि क्या सोचा था आपने उस वक्त जब आपने ये सब किया था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था. लेकिन इस तरह की बातें तो किसी से न कर सकता हूँ, न मैं उम्मीद कर सकता हूँ. सो इसको एक इंटरप्रिटेशन मुझे देना था, और मुझे वो जो स्टीरियोटाइप्ड रेगुलर जो लोग एंटिसिपेट करते हैं कि एक कैरेक्टर ऐसा ही होगा, ये मैं उस इमेज को ब्रेक करना चाहता था. आई वांटेड टू स्प्रिंग अ लिटिल सरप्राइज ऑन देम. और तब जाकर हम सैफ जी और मैंने ये तय किया कि इसको एक क्वर्क देते हैं. ये गाना गाता रहता है, ही इज प्रॉब्ली अ म्यूजिशियन, ही इज प्रॉब्ली अ फेल्ड म्यूजिशियन. वो शायद वो सिंगर बनना चाहता था, शायद वो कुछ करना चाहता था लाइफ में, और गा म्यूजिक से उसे बहुत लगाव है, शौक है म्यूजिक का. मैम, आपको क्या कोई ऐसी एडवाइस दी गई, या फिर किसी ने कहा कि रेप विक्टिम का आप किरदार निभाने वाली हैं, तो सही होगा गलत होगा, ऐसे किरदार निभाना एक्ट्रेसेस के लिए कितना गलत, मतलब आगे की जर्नी के लिए मुश्किल ना हो जाए, ऐसा कुछ एडवाइस मिली? मिलती भी तो मैं शायद उसे ना लेती. और ये एडवाइस देने वाले हैं कौन? मतलब आप अपने एज एन एक्टर, आप एक्टर हैं और आपको अपना काम करना है, एंड आई रियली ट्रूली बिलीव दैट एक्सप्लोरिंग socially relevant subjects like this and hard hitting subject like this as an actor can be impactful. तो मेरे लिए तो ये उल्टा मोटिवेशन था, क्योंकि मैं मैं जर्नलिस्ट के बैकग्राउंड से आती हूँ. मेरे फादर मदर दोनों पब्लिकेशंस में थे, मतलब लिखते थे, और सो मैंने वो माहौल देखा है इन सब्जेक्ट्स पे. जागरूकता पे, अवेयरनेस पे घर में बातें होती हैं, हम लोगों को बचपन से खुलकर बोलना सिखाया गया है. और तो मेरे लिए कोई हिचक की बात नहीं थी. और एज एन एक्टर जब मैंने प्रोफेशन अपना चेंज किया, तो उसमें मेरे हमेशा से पहली प्रायोरिटी ये रही कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे जिससे कुछ मतलब लोग बात कर सकें और उस बारे में सोच सकें. वो किरदार आपको सोचने पे मजबूर करे, भले ही एंटरटेनमेंट के दायरे में करे, बहुत ज्यादा प्रीची ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स चुनना जो कि समाज को के लिए रेलेवेंट है. तो मेरे लिए जब ये आया तो उल्टा मुझे खुशी हुई. और अगर मुझे कोई एडवाइस देता भी तो मैं मतलब रोल अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, टीम अच्छी है, व्हाई वुड आई लिसन टू समवन लाइक लाइक दैट. ओके, गुड. जब मैं रिसर्च में सर से भी यही बोल रही थी कि जब मैं पढ़ रही थी तो पढ़ने में ये आया कि जितने भी केसेस हैं
चाइल्ड अब्यूज के आप ले लो, चाइल्ड जिसमें बच्चे विक्टिम्स हैं, तो उसमें मेजरली 50% से ज्यादा परसेंटेज अगर हम देखें, चाहे हम 2021 का आंकड़ा देखें, 22 का आंकड़ा देखें, 23 का आंकड़ा देखें, जो क्राइम किया है वो पेरेंट्स ने किसी ना किसी किया है, पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या आप में से मतलब क्या आप ऐसे बच्चों से मिले फिल्म बनने के दौरान, या फिर आपने कोई ऐसे केसेस करीब से महसूस किए हैं, जाने हैं? नहीं, ऐसे केसेस के बारे में हम रोज पढ़ते हैं। आई एम सॉरी करेक्ट। गीतिका, आई नॉट नो इंटरप्टेड। नो नो, आई वाज अबाउट टू से सर, आप आपके पास कुछ ऐसे आया? क्योंकि मुझे तो पढ़ने में ही आया, और हम लोग तो ये एक्सचेंज करते थे ये आर्टिकल्स और ये न्यूज आइटम्स, और रोज जो हमें खबरें मिलती थी, कभी कहीं से, नॉट रोज, मतलब इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, मतलब फिल्मिंग के दौरान और उसके बाद भी। तो जब भी ऐसा आता था, आई यूज्ड टू फॉरवर्ड इट टू सैफ, एंड सैफ भी मुझे फॉरवर्ड करते थे कि जो हम कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है, और ये कोई बहुत ही दबी छुपी बात नहीं है, ये आम बात है, बहुत सारे। और जैसे आपने डेटा की बात करी, तो डेटा तो यही कहता है कि 9 में से एक लड़की, मतलब एवरी 9th गर्ल एंड एवरी 50th बॉय रोज मोलेस्ट होते हैं, और 30 डेटा लाख तो, से ज्यादा या 30 लाख से ज्यादा केसेस हर साल आते हैं। और आप समझ सकती हैं कि जो अगर आते हैं तो कितने अनरिपोर्टेड होते होंगे। एग्जैक्टली exactly, कि डेटा तो वो बताता है जो केस रजिस्टर एग्जैक्टली। हो गया, जो केस सामने आ गए। बहुत से ऐसे केसेस है करेक्ट। हर घर में भी, किसी न किसी एज में हाँ आप कितना प्रतिशत आपके साथ क्राइम हुआ होगा नहीं पता, बट हाँ कहीं ना कहीं आपने कुछ कुछ चीजें फील की हैं, फिर आप चाहे रिलेटिव्स हो, फैमिली हो, क्लोज्ड वंस हो, या थोड़ी दूर के रिश्तेदार हो, तो जी। वही। हाँ। ये इस यस। बात में आज के अखबार में आप पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि अ गर्ल वाज रेप्ड और द होल विलेज हैज गॉट अप इन आर्म्स एंड दे या डिमांडिंग द डेथ सेंटेंस फॉर दैट मैन। एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि हमारी फिल्म जो है वही आज के हेडलाइंस में आ चुके हैं, क्योंकि एक तरह का डेथ सेंटेंस इस फिल्म में भी है, जो द प्रोटैगनिस्ट डिसाइड्स ऑन दैट, इसमें। सो रोज इस तरह की बातें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, जो बहुत करेक्ट। अनफॉर्चुनेट है। लेकिन हम जैसे एक्टर्स या जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो मिरर कर रहे हैं सोसाइटी को, हमारे लिए वो बातें यूजफुल रहती हैं, ताकि हम जहन में उसे रख के उस हिसाब से हम उस सुर से, उस पिच से चलें। See, it just needs an urgent need, for collective efforts, और हर यहाँ पे वो collective efforts के नाम पे बहुत, मतलब है ही नहीं कुछ भी। तो आपको ऐसे केसेस इतने मिल जाएंगे, वो कम होने की बजाय बढ़ ही रहे हैं। 22 का जो आंकड़ा है वो 23 से कम है, तो हर साल बढ़ ही रहा है। और आज भी जैसे सर ने बोला, उन्होंने एक देखी, मैंने भी आज एक न्यूज देखी जिसमें एक लड़की को 9 साल से पूरा परिवार मिलके शोषण कर रहा है उसका, और अब वो 14 साल की है। जब वो अलाई गई थी वो 9 साल की थी, ऐसा कुछ था। और उसने, मतलब 2-3 भाई हैं, उसके फादर हैं, उसके अंकल, मतलब जो भी अडॉप्ट किया गया था या लाया गया था, घर के सारे मर्द मिलके उसका शोषण कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो ऐसी चीजें तो रोज ही मिलती हैं, और हम मिले नहीं पर्सन में जाके किसी से, बट हमने पढ़ा बहुत। मैंने ट्रेलर में देखा कि आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने तो आपका रेप करना काफी पहले बंद कर दिया था, तो अब आपने उन्हें क्यों मारा? ठीक ऐसे ही मारा तो नहीं, बट हाँ, ठीक ऐसे ही जब फैमिली इन्वॉल्व होती है या पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली ही प्रेशर डालती है। अगर आप आपके ताऊ ऐसा कुछ कर रहे हैं या चाचा ऐसा कुछ कर रहे हैं और आप जाके अपनी फैमिली में बताते हो, तो आपको बोला जाता है कि चुप रहना, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात जी बाहर जी। गई तो कहीं ना कहीं घर की इज्जत खराब होगी। इस पर करेक्ट। आपका क्या कहना? आपने इसमें एक सवाल में दो हैं बेसिकली, पहले तो चुप रहने के लिए कहा जाता है, और दूसरा क्या है कि एक, फैमिलीज ऐसा क्यों करती है। लाइक फैमिली ऐसा क्यों नहीं, बट फैमिली ही चुप करा देती है, जिसके साथ खड़े होना चाहिए विक्टिम को ही चुप करा दिया जाता है, क्योंकि ये जी, उनकी इज्जत क्योंकि की बात हो जाए। करेक्ट, तो एक तो सबसे पहले इसमें ये आता है कि ये बच्चों की बात हो रही है, और या बच्चों का अपने आप में, मतलब जब तक वो एक 17-18 उम्र तक ना पहुंच जाए, अपने पैरों पे भी नहीं, पर एटलीस्ट एक एक लीगल एज तक ना पहुंच जाए, उनका कुछ स्टैंड नहीं है, वो वो बोलेगा भी तो पहली बात तो उसको फैमिली के थ्रू जाना पड़ेगा किसी के भी पास। वो अकेला रिपोर्ट नहीं कर सकता, वो अकेला किसी से जाके बात नहीं कर सकता या कर सकती। तो उसको हमेशा एक ऐसे बड़े की जरूरत होगी जो उसकी बात सुने।
बात वहीं पे आ जाती है कि जो बड़े हैं वो सुनना ही नहीं चाहते या फिर दबा दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि कई फैक्टर्स हैं, सोशली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें शर्म है, जिसमें बदनामी है, जिसमें बॉयकॉट होने का डर है, जिसमें नौकरी जाने का डर है, बहुत सारी जगहों पे बिरादरी, आपस में खानदान, मतलब इन सब चीजों के भी डर है। और उससे सबसे बड़ा डर है जो छोटे स्ट्राटा में पाया जाता है, वो है फाइनेंशियल। मतलब उनको उनको अलग कर दिया जाएगा अगर कोई बात उठाएगा, खासकर माँ। अगर मदर ये बात लेके अपने बड़ों के पास जाएगी या घर की मुखिया के पास जाएगी, अपने पति के पास जाएगी, तो उसको चुप करा दिया जाएगा कि इस बात को आगे ना बढ़ाया जाए, वरना तुम्हारा भी यहाँ से फैमिली से तुम्हें भी चलता किया जा सकता है, तो तुम कहाँ जाओगे अपने बच्चों को लेके। तो वो अग्री। इस वजह से वो चुप हो जाती है। लेकिन जो जो जहाँ पे फाइनेंशियली ऑफ, लाइक वेल टू डू फैमिलीज हैं, वहां पे क्यों चुप कराया जाता है? वहां पे आती है बदनामी का डर, वहां पे आता है सोशल स्ट्राटा का डर। तो उस वजह से वहां पे आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की, इंसेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहे हैं, वहां तो डिवोर्सेस भी सामने नहीं आते। नहीं लाना उन्हें, उनको एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर चाहिए और वो ही दिखानी है, और ऐसी बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं जो उनको बाहर नहीं लाना है। आनंद सर। नहीं, आई जस्ट वांटेड टू ऐड, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया है कि वो बच्ची जब बड़ी हो जाती है, उनकी जो लाइफ है, और जब वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उसके मेंटल स्टेट इज नॉट इन द फैमिली, वो शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी उनको वो जो ट्रॉमा है वो पीछा नहीं छोड़ती है, और वो जो है उसकी वजह से सडनली लाइफ गोज टोटली हेवायर, और बहुत कुछ अफेक्ट होता है कि आसपास के लोग उस वक्त वो नहीं होते हैं जो उनके बचपन में होते थे। उस वक्त उसके हस्बैंड्स होते हैं, इन लॉज होते हैं, और भी लोग होते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। सो इनफैक्ट इस तरह का एक जो नासूर है, वो इट्स कीप स्प्रेडिंग थ्रू आउट योर लाइफ, और तब जाके somebody takes the ultimate decision and the act. दैट इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, कि जहां हमको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ खुशी खुशी जा रहा है, वहां सब एबनॉर्मल है अंदर। और वो चीज इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से ब्रॉट आउट। वैसे इस फिल्म को ऑलरेडी बहुत प्यार मिल चुका है, काफी लोगों के हमने देखे कोटेशंस जिन्होंने अप्रिशिएट किया है इस फिल्म को। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की इस फिल्म से? मैं बहुत बायस्ड रहूंगी अनंत जी, आई थिंक आपका आंसर पहले जाना नहीं, चाहिए। आई वुड लाइक द ऑडियंस टू सरप्राइज अस। कब तक हम यही सुनते रहेंगे कि हाँ, नहीं, इट्स नॉट अ स्टार स्टडेड फिल्म, इट्स नॉट अ मेजर ब्लॉकबस्टर एक्स्ट्रावेगेंसा, ये नहीं है, वो नहीं है। वाई ऑडियंस को आकर इस तरह की फिल्में देखनी चाहिए, सपोर्ट ऑडियंस करना। को इस तरह की फिल्मों को प्रोत्साहन देनी चाहिए, ऑडियंस को सिनेमा एजुकेटेड होनी चाहिए। एक वक्त था जब मनमोहन देसाई का अमर अकबर एंटनी और ऋषिकेश मुखर्जी का गुड्डी और आनंद एक साथ चलते थे, श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर और प्रकाश मेहरा के जंजीर एक साथ चलते थे। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेन स्ट्रीम सिनेमा को ही पेट्रोनाइज करें, लेकिन वेयर आर दोज ऑडियंसेस जिन्होंने सेंसिबल सेंसिटिव जो सिनेमा ऑफ सब्सटेंस को भी सपोर्ट किया था और मेन स्ट्रीम सिनेमा को भी सपोर्ट किया था। तो मैं चाहता हूं कि वो ऑडियंस वापस आए, एटलीस्ट आज के जनरेशन में वो दिमाग वापस आए कि हम इस तरह की फिल्मों को भी एक चांस दें और देखें कि क्या बना रहा है, क्या बन रहा है, एंड देन दे विल नो द डिफरेंस बिटवीन फ्रिवलस सिनेमा एंड सीरियस सिनेमा। वेरी नाइस। ये कहना चाहूंगी कि ये फिल्म एक बार तो देखनी चाहिए, चाहे डिफिकल्ट है या जैसे कि सर ने बोला कि नॉट स्टार स्टार्टेड नहीं है और वो सब नहीं है, लेकिन कहानी के लिए और अच्छे एक्टर्स के लिए, अच्छे तरीके से फिल्माई गई टेक्निक्स की वजह से ये फिल्म सोशल एक इतने इम्पोर्टेंट सोशल मुद्दे को उठा रही है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो कम से कम जिन लोगों ने ये फिल्म उस मुद्दे पे बनाई है इतनी डिफिकल्टीज से, उसको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। और आई वुड रियली रियली वांट पीपल टू
spread a word around, like word of mouth से, एक अगर आया है देखने, तो वो दूसरे को अगर बताएगा जाके कि हाँ ये कुछ लेके आया हूँ मैं इस फिल्म के साथ, कुछ अच्छा है तुम भी देखो, और फिर इस तरह से अगर बात फैलेगी तो शायद इस फिल्म को जो प्यार मिल रहा है उसमें और तरक्की हो जाए। सो इसको डेफिनेटली सपोर्ट ऑडियंस का मिलना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है। बिल्कुल, आई थिंक ये ऐसे टॉपिक्स पर फिल्में बनती रहनी चाहिए ताकि बात होती रहे, और सिनेमा ऐसा देखा जाना चाहिए जैसा कि सर ने कहा। थैंक यू सो मच सर एंड मैम हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे। आई एम श्योर कि ये फिल्म अच्छा करेगी। शुक्रिया Thank you so भावना, much. थैंक सो मच, Thanks for थैंक्स। having me. Bye-bye. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। Thank you. You too. Bye.